नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में पार्टी की चुनावी अभियान को धार दे रहे। जी हां, तेलंगाना की भोपालपल्ली से पन्नूर गांव तक कांग्रेस की एक चुनावी यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी, बीआरएस और एआईएम को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर चुनाव में हारने वाले। जी हां, ये लड़ाई राजा और परराजा के बीच की लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा कि आप चाहते कि तेलंगाना में जनता का राज हो, लेकिन यहाँ सिर्फ एक परिवार का राज हो गया है। जी हां, राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में ही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएम तीनों मिले हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पीछे सीबीआई या फिर ईडी क्यों नहीं लगती? देश में इन दिनों ईडी को लेकर काफी सियासत चल रही। जी हां, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि ईडी को जानबूझकर विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जा रहा है। जी हां, वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश के लिए जाति जनगणना एक्सरे का काम करेगी। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं तो ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कुछ कहते हैं। हाल ही में बिहार में जाति सर्वे रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि राज्य की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। यही वजह है कि राहुल ने अब राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने की बात कही है और वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई को कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा शुरू हुई थी। जी हां, इन 2 समुदायों की हिंसा ने पूरे राज्य में अस्थिरता पैदा कर दी थी। मसलन संघर्ष का आलम कुछ ऐसा था कि इसमें कई लोगों की जान चली गई है, हजारों लोग घायल हुए हैं, कई घर फूके गए हैं। इस हिंसा की चपेट में सीएम और केंद्रीय मंत्री के घर भी शामिल है, लेकिन अब हालात सुधर रहे। जी हां, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में जल्द ही पूर्ण शांति लौटने की उम्मीद जताते हुए कहा कि राज्य में लगभग 90% शांति स्थापित हो चुकी है। जी हां, वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार टूटे हुए पक्के घरों के लिए 10 लाख रुपए और टूटे हुए कच्चे घरों के लिए 5 लाख रुपए देगी। लेकिन स्टार्टअप को लेकर सीएम सहायता योजना के तहत एक परिवार एक आजीविका जैसी कई योजनाएं हैं। प्रत्येक संकटग्रस्त परिवार को एक परिवार एक आजीविका के तहत कवर किया जाएगा, जिसे 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, तो वो निश्चित रूप से सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को राहत नहीं मिली। जी हां, विजयवाड़ा की एसीबी अदालत ने चंद्रबाबू नायडू की रिमांड 1 नवंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाले में अंतरिम जमानत देने के फैसले को सुरक्षित रख लिया है। वहीं जेल में बंद पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की पत्नी भुवनेश्वरी अपने पति के लिए समर्थन जुटाने के लिए निजाम गेलावली यात्रा निकालेगी। इस दौरान वो उन परिवारों से भी मिलेगी जिनके परिजनों की मौत कथित तौर पर चंद्रबाबू नायडू के जेल जाने की खबर सुनने के बाद लगे सदमे से हुई थी। इस यात्रा में भुवनेश्वरी हफ्ते में कम से कम 2 से 3 जगहों का दौरा करेगी। साथ ही चंद्रबाबू नायडू के भविष्य थूको गारंटी अभियान भी पूर्व सीएम के बेटे नारा लोकेश के नेतृत्व में फिर से शुरू किया जाएगा। जी हां, बता दें कि इस अभियान की शुरुआत चंद्रबाबू नायडू ने की थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ये अभियान थम गया था। आपको बता दें कि इजरायल हमास युद्ध को लेकर भारत में भी राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हां, ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सुले ने हेमंत बिस्वा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम दोनों का डीएनए एक ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बदल दिया है। एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम हेमंत ने कहा था कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को गाजा भेजेंगे। जी हां, इस बयान पर टिप्पणी करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, मैं आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि
हेमंत बिस्वा शर्मा का डीएनए मेरे जैसा ही है। वो मूल रूप से कांग्रेस से हैं। उनका और मेरा डीएनए एक ही है। आप जानते कि भाजपा महिलाओं के प्रति कैसे अपमानजनक है, लेकिन मुझे हेमंत बिस्वा शर्मा से उम्मीद थी। मुझे आश्चर्य कि महिलाओं के प्रति ये बदलाव और दृष्टिकोण कैसे आया। शायद बीजेपी में जाना उन्हें थोड़ा नागवार गुजर रहा है। बीजेपी आईटी सेल को शरद पवार ने जो कहा उसे ध्यान से समझने और सुनने की जरूरत है। उनका पूरा बयान सुने। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आए दिन सामने आ रहे महिला हिंसा के मामलों के बीच सरकार लगातार कटघरे में खड़ी है। अब चुनाव के बीच दमोह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला अफसर और उनकी 6 साल की बेटी का रेप करने की धमकी दी गई है। जी हां, दहशतगंज बने दमोह में महिला अफसर काम छोड़कर पुलिस की पनाह में पहुंची हुई है और बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जी हां, मामला दमोह के पथरिया की नगर पालिका का है। यहाँ पदस्थ सीएमओ ज्योति सुनेहरे को ये धमकी मिली है। जी हां, आरोप नगर पालिका अध्यक्ष के भतीजे और भाजपा नेता आशीष विश्वकर्मा पर लगा है। बुधवार की शाम से पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर लगा रही जी हां, ज्योति सुनेहरी की शिकायत पर देर रात पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि आगामी शादी के मौसम के लिए देश भर के व्यापारी बड़ी बिक्री करने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं और दिवाली के तुरंत बाद शादियों के सीजन में इस बार बड़े व्यापार की उम्मीद है। जी हां, इस साल 23 नवंबर को देव उठान एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो रहा, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा। एक अनुमान के अनुसार इस अवधि में पूरे भारत में करीब 35 लाख शादियां होगी, जिसमें शादी की खरीदारी और शादी से संबंधित अनेक प्रकार की सर्विस के जरिए सेवाओं में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का बड़ा खर्च इस सीजन में होने की संभावना है। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में विकसित होने वाले संभावित चक्रवाती तूफान के कारण महाराष्ट्र शहर में मौसम परिवर्तन के बारे में चेतावनी जारी की है। आईएमडी की मौसम अपडेट में सोमवार को बताया गया कि अगले 48 घंटों में दक्षिण पूर्वी और इससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। जी हां, बता दें कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक समुद्र के गर्म तापमान के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों की विकास की संभावना बनी रहती है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने गुरुवार को कर्नाटक में जेडीएस प्रमुख इब्राहिम को पद से हटा दिया। जी हां, बता दें कि ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब इब्राहिम ने जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा के एनडीए में शामिल होने के फैसले को खारिज कर दिया था। वहीं देवेगौड़ा ने अब इस पद पर अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को नियुक्त किया है। जी हां, गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस विभाजन के खतरे का सामना कर रही है। भाजपा का दामन थाम चुके जेडीएस 28 विपक्षी दलों के गठबंधन के साथ जुड़ने से इनकार कर चुकी है। इस पर कर्नाटक में जेडीएस प्रमुख इब्राहिम ने कहा था कि वे देवेगौड़ा के फैसले से सहमत नहीं है। कर्नाटक के जेडीएस प्रमुख इब्राहिम ने जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा के एनडीए में शामिल होने के फैसले को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि इजरायल गाजा युद्ध का आज 14वां दिन है। जी हां, बीते कई दिनों से इजरायल ने उत्तरी गाजा पट्टी के कई इलाकों पर रॉकेट दागे हैं। बता दें कि गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए एक भीषण हमले में 500 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद इजरायल और हमास के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। गुरुवार को यूके की पीएम श्री सुनक भी इजरायल पहुंचे हैं। जो बाइडेन के बाद श्री सुनक की इस इजरायल यात्रा का बेहद खास माना जा रहा। जी हां, श्री सुनक ने इजरायल पहुंचने पर कहा कि मैं इजरायल में हूं, ये शोक में डूबा एक राष्ट्र, मैं भी आपके साथ शोकाकुल और आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूँ।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।